Hello everyone, this is Ankita. We are starting this video from a topic which is education during British era or education during pre-independence. तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिश का क्या इन्फ्लुएंस था एजुकेशन पर, इंडियन सिस्टम पर, ये हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ब्रिटिश क्या चाहते थे कि उनके पास एजुकेटेड क्लर्क्स हों, ठीक है, जो उनका काम काज देख सकें। तो इंडिया में उनको लोग ऐसे चाहिए थे जिनको चीज़ें आती हों, जिनको सही एजुकेशन मिली हो, जिनके पास इंग्लिश बोलने की क्षमता हो, ठीक है। तो वहाँ पर इंडियन स्टाफ की बहुत ज़्यादा नीड थी, किसके लिए? जुडिशियल काम देखने के लिए, रेवेन्यू देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए इंग्लिश भी आनी चाहिए और काम भी आना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें लेकर के आए और इंट्रोड्यूस करी वहाँ पर कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके बाद आता है, देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का रोल। अब ये रोल क्या था? यहाँ पर आता है पार्ट उन लोगों का जो लोग एज अ मिशनरीज़ आए और उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया, साथ में वेस्टर्न साइंस को प्रमोट किया यहाँ पर आकर के, ठीक है। स्कूल्स कॉलेजेस ओपन किए और जो कि मेनली रिलीजियस थे या फिर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते हुए थे। इसमें कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। क्या कंट्रीब्यूशन था? जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, विद्यासागर हो गए, सैयद अहमद खान जैसे लीडर्स थे जिन्होंने मॉडर्न सब्जेक्ट्स, साइंस, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को सपोर्ट किया था। और क्यों किया था? उनके ट्रेडिशन और मॉडर्न एजुकेशन के बैलेंस को बनाने के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आए थे, ठीक है। क्या क्या थे देखते हैं। फर्स्ट था हमारा कैलकट्टा मद्रास, 1781 में था। ये वॉरेन हॉस्टिंग के द्वारा लेकर के आया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम था मुस्लिम लॉ को और लिटरेचर की स्टडी को प्रमोट करना। इसके बाद आता है संस्कृत कॉलेज बनारस, जिसको हम PHU भी बोलते हैं, ठीक है। पहले ये संस्कृत कॉलेज बनारस था। 1791 में आता है, कौन लेके आता है? जॉनथन डुएंस। यहाँ पर हिंदू ट्रेडिशनल लर्निंग करवाई जाती थी और संस्कृत की स्टडीज़ को करवाया जाता था। इसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि 1800 में आता है। यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको इंडियन लैंग्वेज और कल्चर के बारे में सिखाया जाता था, क्योंकि जब इंडिया के लोगों को इंग्लिश के बारे में सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पर जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं उनको भी इंडिया के सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बाद आया है चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट आया है जो, वो आया है 1813 में, ठीक है। पहली बार एजुकेशन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था यहाँ पर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि इंडिया में एजुकेशन के लिए अब एक फंड है जो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे इंडिया में एजुकेशन को और प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1870। इसमें राजा राम मोहन राय का मेजर रोल रहा था। इसका नेम चेंज हुआ था 1855 में, जिसको चेंज करके प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था, ठीक है। आज के टाइम पर ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा सेरमपुर कॉलेज 1818। मिशनरीज ने बनाया था इसको, ठीक है। 1829 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था और इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था विथ यूनिवर्सिटी स्टेटस, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा था, तो हमें इसका नाम यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आता है एल्फस्टोन कॉलेज 1823, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोजल दिया गया था माउंट स्टर्ट के द्वारा, और इंग्लिश एंड यूरोपियन साइंस को प्रमोट किया जा रहा था इसमें, ठीक है। इसमें इन सभी चीजों पर फोकस ज्यादा किया जा रहा था। अब हम देखते हैं मेजर पॉलिसीज और रिफॉर्म्स क्या क्या थे। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता आया था, एक सेकेंड, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता आया था 1824 में, जिसमें लॉर्ड एम्स हर्ट का सपोर्ट था
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने लेटर उसको ज्वाइन कर लिया था और 1841 में इंग्लिश और बंगाली को इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। इसके बाद आता है मैकॉलेज मिनट 1835, ठीक है। अब मैकॉले के बारे में जान लीजिए कि ये बहुत ही बड़े वाले इंग्लिश प्रेमी थे, ठीक है। इन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी हुई थी इंग्लिश को। ये चाहते थे कि जो भी एजुकेशन दी जाए वो इंग्लिश में दी जाए, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने अग्रेसिवली प्रमोट किया था यहाँ पर। और इनका एम क्या था? इनका एम बेसिकली ये था कि जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको सर्व करने के लिए इन्होंने ऐसे इंडियंस चाहिए थे जिनको इंग्लिश आती हो अच्छे से, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे एजुकेटेड हो। इसके बाद आता है लॉर्ड बेंटिक्स सपोर्ट के बारे में। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें है सती प्रथा के खिलाफ कैंपेन किया गया था, ठीक है। और जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं उनको पुश किया गया था इनके टाइम पर। वहीं पर 1835 में एक और आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहां पर ऑफिशियली इंग्लिश को एक मीडियम बना दिया गया था फॉर द एजुकेशन। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है? वुड्स डिस्पैच 1854। यहाँ पे वुड्स डिस्पैच करके सर चार्ल्स का एक आया था 1854 में, ठीक है। वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, जिसमें एजुकेशन का फुल ब्लूप्रिंट दिया गया था और यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया था। इसी के बाद आता है यूनिवर्सिटीज ऑफ 1857। अब इसमें क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और कलकत्ता, इन सभी को एस्टेब्लिश किया गया था। और इन सभी को जो एस्टेब्लिश करने का मॉडल था वो फॉलो करता था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को। और जो भी चीजें थी हायर एजुकेशन की इंडिया में, उसकी मार्किंग उसी हिसाब से करी गई थी। इसके बाद आती है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, AMU। सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था इसको और मुस्लिम्स के मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स था ये। इसके बाद आया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें क्या था? इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन पर कंट्रोल किया गया था और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने की कोशिश करी गई थी। अगर कोई भी जो रिफॉर्म्स किए जा रहे थे उनको क्रिटिसाइज करता था तो उनको कंट्रोल किया जाता था, उनको सप्रेस कर दिया जाता था वहीं के वहीं। और जो भी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ऐसी चीजें आ गई थी उन पर कंट्रोल लेकर के आया गया था। नेक्स्ट आता है पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में 1882 में। तो इसको लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और नॉर्दर्न इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की ये बैकबोन हुआ करती थी। इसके बाद आता है हंटर कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 से 1883 तक, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के रिफॉर्म रिकमेंड किए गए थे और कहा गया था कि जो हायर एजुकेशन है उसमें अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उससे रिलेटेड कंसर्न दिखाए गए थे। इसके बाद आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, ठीक है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर मेजरली आर्ट, लॉ और फिलोसफी पढ़ाया जाता था। इसके बाद आती है टेक्निकल एजुकेशन प्रमोशन, ठीक है। तो इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को एक्सपेंड किया गया था और ब्रिटिशर्स का यहाँ पर पूरा फोकस था कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जो कि स्किल्ड होने चाहिए। इसके बाद आता है विमेंस एजुकेशन मूवमेंट, जिसमें सावित्री बाई फुले जैसे लीडर्स जो थे उन्होंने अपना पूरा पार्ट निभाया। उन्होंने एजुकेट किया काफी लोगों को और स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया। वहां पर जो विमेंस थी उनकी लिटरेसी रेट को यहाँ पर इंक्रीज किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। लॉर्ड कर्जन के टाइम का था ये, ठीक है। यूनिवर्सिटीज पर यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया और जब गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटीज पर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटीज की थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जो भी टीचिंग एग्जाम अपॉइंटमेंट की जो भी चीजें थी, जो भी रेगुलेशन होता था वो स्ट्रिक्ट हो गया था, वो सही तरीके से चलने लगा था क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में हुई थी। इसके बाद आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। इसमें स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिश फ्री एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता था। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1909। जमशेदजी टाटा ने इसका इनिशिएटिव लिया था और इसमें प्रमोट किया जा रहा था साइंटिफिक रिसर्च को और उसके टॉप इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट आता है 1901 में शांति निकेतन, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ
टैगोर जी के द्वारा था। होलिस्टिक और इंडियन कल्चर के एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जाता था। इसके बाद आता है एजुकेशन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1913, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर जो भी एजुकेशन थी उसको ऑफिशियली प्रायोरिटी दी थी और उससे रिलेटेड काफी सारी पॉलिसीज बनाई थी, ठीक है। फिर आता है 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी ये। यहाँ पर इंडियन वैल्यूज को और मॉडर्न साइंस के कॉम्बिनेशन को देखने को मिलता था और पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1970, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कमीशन। यहाँ पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बीच में क्लियर सेपरेशन किया गया था कि आपको करीब 12 साल तक स्कूलिंग करनी पड़ेगी, 12th क्लास तक आपको स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, फिर आप यूनिवर्सिटीज में आओगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज को मोर ऑटोनॉमी दी गई है। रिसर्च को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। यहाँ पर आता है मोंटागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990, ठीक है, जिसमें एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया था और एजुकेशन के मामले में यहाँ पर इंडियंस को डिसीजन मेकिंग पावर मिली थी, ठीक है। इसके बाद आती है जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में आती है और इसमें कहा जाता है कि जो भी मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं उनका इनिशिएटिव था इसको बिल्ड करने में। वेस्टर्न और इस्लामिक मॉडर्न एजुकेशन का ब्लेंड यहाँ पर देखने को मिलता था। इसके बाद हम देखते हैं 12+2+3 का सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलता था कि 12 साल तक बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते थे, फिर 2 साल तक इंटरमीडिएट करते थे, फिर 3 साल की डिग्री लेते थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं CABE 1920, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग बॉडी मानी जाती है, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925, जिसको आज की डेट में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नाम से जाना जाता है। ये जो यूनिवर्सिटीज के बीच में कॉपरेशन होता था उसको देखते हैं। इसके बाद आती है हार्टोग कमिटी 1929, इसमें क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया क्वांटिटी से, ठीक है। मतलब आप अच्छा पढ़ाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा जनता को पढ़ा दो, ठीक है। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए और ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने के ऊपर जो भी है वो विचार किया गया और सोचा गया कि कैसे कैसे लोगों को अपनी एजुकेशन ड्रॉप आउट करने से रोका जा सकता है, ठीक है। ओवर क्राउडेड कॉलेजेस पर कंट्रोल किया गया कि किस प्रकार से कॉलेजेस में थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलेशन अगर हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए। इसके बाद आता है साप्रू कमेटी, ठीक है, 1934 में। इसमें क्या था, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जो लिंक है उसको स्ट्रेंथन किया गया। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर मेजरली फोकस किया गया एक प्रॉब्लम पर जो कि अनएम्प्लॉयमेंट थी और इस चीज पर फोकस किया गया कि वहां पर जब एजुकेशन दी जा रही है तो बहुत ज्यादा नीड है एम्प्लॉयमेंट की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो इस चीज को यहाँ पर एड्रेस किया गया। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, और स्टेट्स को एजुकेशन का फुल चार्ज दे दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है अबॉट और वुड रिपोर्ट 1937, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। यहाँ पर इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया एट द यूनिवर्सिटी लेवल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट 1844, इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पर फोकस किया गया कि इंडिया के अंदर में जो भी एजुकेशन है उसको किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किस प्रकार से रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। और यूनिवर्सल एजुकेशन टारगेट था इधर पे। ये थे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो कि हमारी प्री इंडिपेंडेंस थी और जो भी एक्ट्स वगैरह आए थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उन सभी के बारे में हमने इसमें देख लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से पोस्ट इंडिपेंडेंट भी क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें देखना। इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में देखते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंट वाले, ठीक है।